भाषा और व्याकरण के भाग 3 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले भाग में हम लोगों ने बात किया भाषा के रूप, प्रचलित रूप के बारे में, और उसी में मैंने आपको बताया था कि बोली, परिनिश्चित भाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। उसके बाद हम लोगों ने उसमें कुछ और चर्चाएं की थी। और आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम प्रारंभ करने जानेंगे भाषा के विभिन्न स्वरूप की। भाषा के विभिन्न स्वरूप, भाषा के विभिन्न स्वरूप यानी कि भाषा के अलग अलग रूप हैं। जैसे कि कोई भी एक बच्चा है, बच्चा सामान्यतः बोलना कब से प्रारंभ करता है? लगभग कह सकते हो कि 1 वर्ष, लगभग 1 वर्ष की आयु जब उसकी हो जाती है तब से वो बोलना प्रारंभ करता है। तो ये जो बोलना प्रारंभ करता है ये कहाँ से सीखता है? अपनी बातें सीखता है अपने परिवार से। परिवार में अभी वो किसी को नहीं जानता। परिवार में ना तो वो जो है ना सिर्फ एक माँ के अलावा और किसी से नहीं जानता, तो किसी को नहीं जानता। तो परिवार में क्या होता है कि इसकी माँ होती है, माँ ही उसे सब कुछ से अवगत कराती है। वही बताती है कि ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारे बुआ, ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारे बाबा हैं। तो इस तरीके से ये परिचित कौन करवाती है? माँ करवाती है। और इसी तरीके से वो तरह तरह की चीज़ों का भी नाम बताती है अपने ही भाषा में, जिस भाषा का प्रयोग करती है। तो इसलिए उस भाषा को हम कहते हैं मातृभाषा। मातृभाषा मतलब होता है मातृ मतलब माँ, और भाषा तो आप लोग जानते ही है अभिव्यक्ति का माध्यम। यानी कि मातृ मतलब माँ के द्वारा सीखी गई भाषा को, माँ के माध्यम से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। यानी कि बच्चा जिस भाषा को अपनी माँ से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इस तरह ये सब जो राज्य हैं, इन सब राज्यों में बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से हिंदी भाषा सीखता है। तो वहाँ की मातृभाषा क्या है? हिंदी है। उसी तरीके से अगर आप चले जाएंगे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में वहाँ की मातृभाषा तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। इस तरीके से अनेक हमारे यहाँ मातृभाषा चलती है। ये मातृभाषा कुछ सीमित क्षेत्र में अगर बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में अगर है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? बोली कह देते हैं। इसी बोली में अगर जब कुछ रचनाएं होने लगती है, बोली में जब रचनाएं होने लगती हैं और इसके कुछ नियम भी बन जाते हैं, तो तब ये बोली में जब रचनाएं होने लगती है तो उसे हम कह देते हैं उपभाषा। और जब उपभाषा के स्वरूप में बोली आ जाती है तब इसके व्याकरण की रचना होने लगती है। और व्याकरण जब इसका बनने लगता है तो व्याकरण बनने के बाद यही उपभाषा क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा की अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाषा को भी अलग अलग रूप में जाना जाता है। जैसे कि संपर्क भाषा। संपर्क भाषा इसका मतलब क्या है कि कॉन्टैक्ट लैंग्वेज इसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं। संपर्क भाषा का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि एक दक्षिण भारत का व्यक्ति है जिसको सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ आती है, और दिल्ली के हम लोग हैं तो हम लोगों को हिंदी आती है। तो हम लोगों को कि कोई ना कोई एक ऐसी भाषा चुननी पड़ेगी जिसमें कि हम लोग आपस में बातचीत कर पाएँ। तो जैसे कि उदाहरण के लिए ऐसे स्थिति में हम लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, तो अंग्रेजी क्या हो गई? संपर्क भाषा हो गई। इसके बाद अगर बात करें तो राजभाषा यानी जिसको राजभाषा की अगर बात करें तो राजभाषा, जैसे मैंने इससे पीछे की वीडियो में मैंने बताया है कि वह भाषा जिसको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और राष्ट्रभाषा के लिए, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? ये अलग अलग
पुस्तकों में अलग अलग तरीके से इसकी बातें की गई है। जैसे सामान्यतः इसको ये कहते हैं कि जब अगर 50% के आसपास, सामान्यतः लेखक विद्वान इसको ये बताते हैं कि जब 50% के आसपास लोग राष्ट्र मतलब जिस भाषा को बोलना प्रारंभ करते हैं और अधिकतर भागों में या तो प्रथम भाषा के रूप में या द्वितीय भाषा के रूप में जिस भाषा का स्वीकार किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा हम कह सकते हैं। ध्यान रखिए कि या तो प्रथम भाषा के रूप में या फिर द्वितीय भाषा के रूप में, यानी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जिसको प्रयोग किया जाता है उसे हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रभाषा भारत में कोई नहीं है जिसे मान्यता मिली हो। तो ये तो बात हुई भाषा के विभिन्न स्वरूप की। अब बात करते हैं हम लोग भाषा के घटक की। भाषा के घटक, भाषा के घटक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं भाषा के घटक। भाषा के घटक, तो भाषा के घटक की अगर बात करें, घटक मतलब उसके फैक्टर्स, यानी कि भाषा के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होता है, यानी कैसे भाषा बनती है, कि कोई भी भाषा कैसे हम दूसरे के सामने मिलाते हैं। तो भाषा के कंपोनेंट्स की अगर बात करें, यानी कि इसके घटक की, तो सबसे पहला है वर्ण। नहीं, वर्ण से पहले भी है एक जिसको कहते हैं ध्वनि। जैसे कोई भी कुछ भी आप बोलते हो, ऐसे भी आपने किया तो इसमें भी क्या आई? ध्वनि आई। अब इसी तरह की ध्वनि जैसे कि मैंने ये मार्कर किया, मार्कर को ऐसे दबाया, ये भी एक तरीके की ध्वनि है। तो ध्वनि यानी कि मूल रूप है ध्वनि। ध्वनि से क्या बनता है? वर्ण। वर्ण यानी कि वह मूल ध्वनि जिसका स्पष्ट उच्चारण हो, जैसे कि अ। अगर मैं बोलता हूँ ऐसे, अगर करता हूँ मान लो, तो ये क्या हुआ? इसका स्पष्ट उच्चारण नहीं है, तो ये ध्वनि वर्ण नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ अ, तो ये इसका स्पष्ट उच्चारण है, तो यह क्या कहलाएगा? वर्ण। वर्ण से बनते हैं शब्द। शब्द यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द का जब प्रयोग वाक्य में होता है तब ये कहलाता है पद। और पद से क्या निर्माण होता है? वाक्य की संरचना होती है। और वाक्य से विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद, छंद, कविता इत्यादि की रचना होती है। तो इस तरीके से हमने देखा भाषा के विभिन्न घटकों की जानकारी हमने संक्षेप में लिया। अब एक प्रश्न आता है कि ठीक है जी, आपने बता दिया भाषा, लेकिन भाषा कैसे सीखें? भाषा कैसे सीखें? भाषा किस तरीके से सीखें, कैसे सीखें? तो भाषा को सीखने के लिए इसका उत्तर है कि भाषा को सीखने के लिए आपको व्याकरण पढ़ना होगा। व्याकरण की जानकारी चाहिए। सही भाषा कैसे सीखें? देखिए, प्रश्न को मैंने सही किया कि सही भाषा कैसे सीखें, क्योंकि भाषा बिना व्याकरण के भी हो सकती है। लेकिन सही भाषा की अगर बात करें तो सही भाषा सीखने के लिए आपको व्याकरण सीखना ही पड़ेगा। तो सही भाषा कैसे सीखे? तो व्याकरण की जानकारी के द्वारा, व्याकरण की जानकारी से। अब बात आती है कि व्याकरण क्या है? तो व्याकरण है वह संपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से हम सही भाषा सीखते हैं, यानी जिसके प्रयोग से या जिसके माध्यम से वह संपूर्ण व्यवस्था, वह संपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से हम
सही भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। ध्यान रखिए कि मैंने क्या लिखा है यहाँ, वह संपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से हम सही भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। या इसके बजाय आप यह भी कह सकते हो कि वह शास्त्र जिसके द्वारा हम हिंदी शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है, यानी कि वह किताब है जो हमें शुद्ध भाषा को सिखाता है। समझ में आ रही बात। अब देखिए, अब आगे की बात अगर करें हम लोग तो व्याकरण मुख्य रूप से व्याकरण के भेद की अगर बात करें तो व्याकरण के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। व्याकरण के 5 भेद हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार और चौथा है चिन्ह विचार और पांचवा है आपका छंद विचार। तो ये व्याकरण के 5 भेद हैं। ध्यान दीजिए, व्याकरण के 5 भेद हैं। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले समझा था, अब उसको और ज़रा अच्छे तरीके से समझे। भाषा के घटक के बारे से ही बात हम शुरू करते हैं कि भाषा को सीखने के लिए आपको क्या सबसे पहले सीखना पड़ेगा, वर्ण से क्या बनेंगे, शब्द, और शब्द के बाद क्या बनेगा, वाक्य। और जब आपने वर्ण शब्द और वाक्य सीख लिया तो उसके बाद आपको चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगाना है, कहाँ पे योजक चिन्ह लगाना है। तो इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक त्रुटि हो गई थी, चिन्ह विचार, चिन्ह और फिर यहाँ पे लगाते हैं विचार। तो चिन्ह और विचार के बीच में ये जो चिन्ह है योजक चिन्ह है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा योजक चिन्ह, छंद विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार और यह वर्ण विचार। इस तरीके से ये है व्याकरण के भेद। चिन्हों की जानकारी के बाद आप उसके बाद क्या करते हो, अलग अलग तरह के छंदों की रचना करते हो। जैसे कविता, चौपाई, कविता में मतलब चौपाई है, दोहा है, सवैया है, साखी है। तो इस तरह के छंदों की रचना करना आप प्रारंभ करते हो। और छंद में भी गद्य और पद्य की फिर यहाँ पे रचना प्रारंभ होती है। तो इसके बाद अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ण विचार को विस्तृत तौर पे कि वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।